हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ लिए थे। आज हम हड़प्पा सभ्यता के बाद वैदिक सभ्यता को देखेंगे। हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता के बीच में जो एक चरण गुजर रहा था जिसको हम ताम्रपाषाण काल कहते हैं। लेकिन ताम्रपाषाण काल और वैदिक काल की जो बस्तियां हैं लगभग समांतर कुछ दिखाई पड़ती है। बहुत सारे बस्ती ऐसा भी है जो बाद का भी है, उत्तर वैदिक काल में भी दिखाई पड़ता है। तो हमने ताम्रपाषाण कालीन बस्ती के बारे में पढ़ लिया था और कुछ मृदभांड आधारित जो संस्कृति थी उसके बारे में भी जानकारी लिए थे, जिसमें मृदभांड आधारित संस्कृति में जो PGW था, जिसको पेंटेड ग्रे वेयर कहा जाता है, यानी चित्रित धूसर मृदभांड जो है वो वैदिक सभ्यता से उसका जुड़ाव है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार वैदिक सभ्यता से उसका जुड़ाव है। तो वैदिक सभ्यता को हम क्या करेंगे कि ऐसे आप लोग पढ़ते होंगे कि वस्तुनिष्ठ के आधार पे, वैसे हम नहीं देखेंगे। हम एक प्रकार से समझ विकसित करेंगे कि किस प्रकार से वैदिक सभ्यता को पढ़ना चाहिए। एक समझ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको क्या हो कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न याद करने में ज़्यादा दिक्कत ना हो। इसमें आप जितना भी शब्द होगा उसमें भी बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपका हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हो सकता है कि कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न उसमें छूट जाए। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम का ट्रेंड वैसा चल रहा है जिसमें उस प्रकार की वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं पूछा जाता है जो सीधे सीधे पूछा जा सके। अब थोड़ा सा मतलब कि लगभग 2-3 प्रश्न का एक प्रश्न बना के पूछा जाता है, जो ट्रेंड अभी चल रहा है। तो हम क्या करेंगे कि हम समझ बनाएंगे कि वैदिक सभ्यता को किस प्रकार समझना है। तो वैदिक सभ्यता को समझने के लिए 2-3 क्वेश्चन सबसे पहले देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है कि वैदिक सभ्यता पहले कि वैदिक सभ्यता की जो जननी है आर्य, तो आर्य कौन थे ना, या कहाँ से आए थे। दूसरा है कि ये जो आर्य थे इसके बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, जानकारी का स्रोत, यानी मुख्य रूप से हम स्रोत के बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले आर्य कौन थे, कहाँ से आए थे, उसके बाद जानकारी का इसका स्रोत क्या है, उसके बाद ये मुख्य रूप से पहला प्रश्न है कि आर्य कौन था। इसके बाद धीरे धीरे हम क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न होता है उस पर चलने पर पढ़ने में थोड़ा मज़ा ज़्यादा आता है। ऐसे सीधे पढ़ने पर क्या होता है कि मन में उतना विश्वास नहीं हो पाता कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो इसलिए हमने इसको क्या कर रहे हैं कि क्वेश्चन पैटर्न पर डाल रहे हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार का क्वेश्चन हो सकता है, उसको किस प्रकार लिखना है, और ताकि आपके मन में भी एक प्रकार का विश्वास जगे कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले आर्य कौन था ना, ये आर्य शब्द जो है, ऐसे जो शब्द बताया जाता है आप लोग भी पढ़ते होंगे कि आर्य शब्द, आर्य का अर्थ होता है श्रेष्ठ होता है, लेकिन अर्थ आप लोग सीधे पढ़ लेते हैं कि आर्य का अर्थ श्रेष्ठ होता है। लेकिन इसको इस तरह से पढ़ना ज़्यादा उचित होगा कि आर्य शब्द का प्रयोग जो है प्रायः श्रेष्ठ के लिए किया जाता है। जैसे पहले के जो जितना भी आप कुछ मूवी जो हैं या कुछ भी धर्म ग्रंथ पढ़ते होंगे, या रामायण जैसे हो गया, महाभारत हो गया, उसमें आर्यपुत्र जो कहा जाता श्रेष्ठ के भावना से कहा जाता था, उसी से लिया गया है कि आर्य शब्द का अर्थ जो है वो श्रेष्ठ है। अब किस लिए कहा जाता है, इसमें भी बहुत सारा टर्म है कि किस प्रकार अंग्रेज़ों के द्वारा जो इतिहास, क्योंकि हमारा जो इतिहास लेखन है वो अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया गया था। और आपको इतना पता होना चाहिए कि जब तक हड़प्पा सभ्यता का पता नहीं लगा था तब तक हम वैदिक सभ्यता को ही सबसे पुरानी सभ्यता मानते थे। यानी वैदिक सभ्यता का, और ये कोशिश दर्शाने की कोशिश की जा रही थी कि वैदिक सभ्यता का जो जननी है वो आर्य है, और आर्यों का आगमन जो है बाहर देश से हुआ है, जो अभी तक भी स्थापित है कि बाहर से ही हुआ है। और आर्य मुख्य रूप से आक्रमण करके भारत पे आए थे, और आक्रमण करने के कारण ही हम लोग को भी अधिकार है कि भारत पर आक्रमण करके, क्योंकि भारत का मूल वंशज यहाँ की सभ्यता को नहीं संभाल सकते हैं, और यहाँ यह सभ्यता विकसित था ही नहीं। हमने आकर, अंग्रेजों का मानना था कि हमने आकर क्या किया है कि यहाँ के आदमी को सभ्य बनाया है। लेकिन जब हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति हुई तो क्या हुआ
कि ये तो सभ्यता, यहाँ पता चला कि जिसको हम सभ्य बनाने के लिए आए हैं वो पहले से ही सभ्य है, क्योंककि हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। लेकिन जो इससे पहले इतिहास लिखा गया है, कुछ भारतीय इतिहासकार ऐसे भी हुए जितना भी राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं, बाद में थोड़ा सा ट्रेंड बदला है मार्क्सवाद आने के बाद। जो हम शुरू में, अगर आप शुरू वाला लेक्चर हमारे देखे होंगे जिसमें इतिहास का लेखन किस प्रकार किया जाता है, हम वैदिक काल के इतिहास लेखन भी देखेंगे कि किस प्रकार की विवाद आती है वैदिक सभ्यता के इतिहास लेखन में। तो उसमें जो इतिहासकार थे, जिसमें प्राच्यवादी हो गया, राष्ट्रवादी हो गया, उपयोगितावादी हो गया, मार्क्सवादी इतिहासकार हो गया, तो ये सब इतिहास का अपना अपना अप्रोच रहा है। जो उपयोगितावादी और प्राच्यवादी है उसको मूल रूप से पश्चात इतिहासकार कहा जाता है, और वो पश्चिम की भावनाओं को भारत पर अध्यारोपित करने की कोशिश कर रहा था और ये सिद्ध करने की कोशिश कर रहा था कि हम सबसे ज़्यादा क्या है कि श्रेष्ठ हैं। लेकिन बाद में प्राच्यविदों ने क्या किया कि आर्य की अवधारणा दे डाली, यानी कि आर्य जो है, भारतीय आर्य और यूरोपीय आर्य दोनों एक ही हैं, यानी भारोपीय इसको कहा गया, भारोपीय। और भारोपीय प्रदेश की भाषा, भारोपीय, यहाँ कहा गया कि भारोपीय प्रदेश की भाषा जो है, यानी भारत और यूरोप शब्द की जो भाषा है उसमें देखा गया कि कुछ समानताएं दिखाई पड़ रही है, और उसके आधार पर कहा कि भारत में जो व्यक्ति है और यूरोप में जो व्यक्ति है, जो आर्य, जो भारत में मूल रूप से जो आर्य हैं, वो क्या हुआ है, ये दोनों लगभग एक हैं। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ के जो वासी थे, यहाँ के जो वासी थे, जो अपने आप को आर्य मानते थे, उस सब के मन में क्या हुआ कि एक प्रकार की ललक जगी कि क्या हम भी यूरोप, मतलब कि अंग्रेजों के समांतर ही हैं। तो अंग्रेजों के समांतर अपने आप को दिखाने के लिए सभी आदमी में एक उत्सुकता सी जगी, और सभी अपने आप को आर्य कहने के लिए विवश हो गए कि हम आर्य, अपने आप को आर्य अगर कहेंगे तो क्या होगा कि हम भी यूरोपवासी के समान ही हैं। क्योंकि यूरोपवासी जो अंग्रेज आए थे, वो अंग्रेज हमको अपने समान मानते ही नहीं थे। लेकिन प्राच्यवादी इतिहासकार के कारण वो क्या किया कि समान बताया गया, लेकिन उसके बाद भी समान नहीं माना। उसमें बहुत सारा देखे कि नस्ल समूह करार देना भी एक प्रकार की इतिहासकार का देन है। कुछ इतिहासकार आर्य को एक नस्ल समूह भी बना देते हैं, कि जिसमें जर्मन के नाजीवाद का आप अगर सही से समझ रहे होंगे, नाजीवाद जर्मन में जिसके नाजीवाद के कारण ही हिटलर के द्वारा क्या किया गया था, बहुत सारे यहूदियों को मौत के घाट उतार दिया गया था कि जो जर्मन एक नस्ल है। तो नाजीवाद एक प्रकार के नस्ल के आधार पर आर्य की व्याख्या करता है, लेकिन जो अभी तक स्थापित मत है, उस स्थापित मत में देखा गया है कि आर्य शब्द का जो अर्थ है, यानी आर्य को एक प्रकार का जो कहा गया है कि ये आर्य कोई नस्ल समूह नहीं था, बल्कि एक कबायली समूह था, जो समय समय पर क्या हुआ है कि भारत की तरफ आए हैं, और एक प्रकार की सांस्कृतिक समूह का घोतक है, यानी एक सांस्कृतिक समूह का विचारधारा लेकर भारत में आया है, और ये कोई नस्ल समूह नहीं है। तो आर्य की पहचान कैसे की गई है, तो आर्य की पहचान करने के लिए भी कुछ शब्द आए हैं। जैसे आर्य की पहचान करने के लिए कि बताया गया कि आर्य जो है वो घोड़ा का प्रयोग करते थे, और घोड़ा के प्रयोग में जो भी घोड़ा के साथ जो भी चाबुक हुआ, घोड़ा पे चढ़ने के लिए जो भी, मतलब कि उसका जो जितना भी उपकरण होता है घोड़ा के साथ, उस उपकरण के आधार पर बताया गया कि आर्य, क्योंकि आप देखेंगे मतलब कि भारतीय देवताओं में भी अधिकतर देवताएं जो है वो उसका सवारी घोड़े पर लेकर आता है। यहाँ तक कि भी भगवान सूर्य को भी 7 रथ वाला एक मतलब तेज रथ वाला बताया गया है, और बहुत बाद में गुप्तकालीन मूर्तिकला में भी आपको दिखाई पड़ता है। बहुत सारे वो मूर्तिकला में भी आपको दिखाई पड़ जाएगा कि वास्तुकला जो होगा, मूर्तिकला होगा, उसमें भी दिखाई पड़ रहा है अश्व की प्रधानता। तो हम देखेंगे उसका भौगोलिक विस्तार जानेंगे, तब तक इतना जानिए कि आर्य कोई नस्ल समूह नहीं था, बल्कि एक सांस्कृतिक समूह था, जो क्या हुआ कि मध्य एशिया से भारत की तरफ आया था।
उसके बाद कहाँ से आए थे, ये आए कहाँ से थे। तो अभी तक जो स्थापित मत है उसके आधार पर आर्यों को बताया गया है कि ये मध्य एशिया से आए हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का अलग अलग मानना है, जैसे दयानंद सरस्वती जो कहते हैं वो तिब्बत से मानते हैं, बाल गंगाधर तिलक कहते हैं उत्तरी ध्रुव से आए, आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। तो अलग अलग विद्वानों का मानना है। कुछ देशज उत्पत्ति बताते हैं, लेकिन वो अतिवादी है, क्योंकि देश में अगर उत्पत्ति होता है इनका तो पहले दक्षिण में इसका विस्तार होता है, पूर्व में विस्तार होता है, उसके बाद उत्तर में विस्तार होता है, उसके बाद उत्तर पश्चिम में विस्तार होता है। लेकिन यहाँ उत्तर पश्चिम में पहले दिखाई पड़ता है विस्तार। उसके बाद हम स्रोत के ऊपर सबसे पहले चलते हैं, क्योंकि इसका तो चर्चा हमें बराबर आर्य कौन थे ये के बारे में, हमें ऋग्वेद के बारे में जानकारी बराबर मिलते रहेगी। तो स्रोत के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई इसका स्रोत क्या क्या है, किसके आधार पर हम देखते हैं कि जो ये वैदिक आर्य थे या नहीं थे। तो स्रोत में आपको सबको पता है कि स्रोत दो प्रकार का होता है, एक होता है साहित्यिक स्रोत, उसके बाद होता है पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत में जो है, साहित्यिक स्रोत में हम जितना भी वेद है, वेद को लेते हैं, ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो चारों वेद जो है उसके साथ जितना भी उसका ब्राह्मण है, ब्राह्मण ग्रंथ है, उसके बाद जो भी उपनिषद है, महाकाव्य हो गया, ये सब साहित्यिक स्रोत में आता है। उसके बाद पुरातात्विक स्रोत में मुख्य रूप से जो वैदिक काल है उसमें आता है PGW यानी चित्रित दूषण मृदभांड। इसको मतलब बताया गया है कि ये उसी के समय से था। जैसे ऋग्वेद के बारे में हम लोग करते हैं, ऋग्वेद जो था ये प्राचीन ग्रंथों में इसकी गणना होती है, और इसकी गणना जो उस समकालीन होता है जब ईरान के जो एक ग्रंथ है, सबसे प्राचीन ग्रंथ है जिसको जैन अवेस्ता कहा जाता है, तो जैन अवेस्ता और ऋग्वेद का समकालीन माना जाता है, समकालीन स्रोत माना जाता है। उसके बाद पुराने ग्रंथ में इलियड, ये जो होमर के रचना जो है इलियड और ओडिसी भी आता है, जो लगभग क्या है कि उत्तर वैदिक काल के लगभग 800-900 BC का लगभग होगा, यानी ईसा पूर्व का होगा। और जैन अवेस्ता का काल बताया जाता है 1400 ईसा पूर्व, ऋग्वेद का काल 1500 ईसा पूर्व बताया जाता है। तो ये सब लगभग ग्रंथ एक समय में ही लिखा गया है, तो उसके आधार पर इसका काल निर्धारण भी किया जाता है। तो वैदिक काल को भी दो भागों में बांटा गया है, तो हम भाग की चर्चा बाद में करेंगे। जो सामूहिक चर्चा है, सामूहिक चर्चा में यही आएगा कि इतिहास लेखन कैसे किया जाएगा, इसके मतलब कि आवास स्थल क्या था ना, स्रोत हो गया, उसके बाद भौगोलिक विस्तार हो गया। तो ये सब की जानकारी दोनों की समझ की जाएगी, क्योंकि वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक को कहा गया पूर्व वैदिक काल, दूसरा को कहा गया उत्तर वैदिक काल। तो जिसमें पूर्व वैदिक काल है उसको ऋग्वेदिक काल कहा गया, इसलिए कहा गया क्योंकि उसकी जानकारी का मुख्य स्रोत ऋग्वेद है। तो साहित्यिक स्रोत में जितना भी चारों वेद है उस वेद को रखा गया है। वेद को श्रुति भी कहा जाता है और संहिता भी कहा जाता है। श्रुति इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो सुनने की परंपरा के कारण ऐसा हुआ है। जैसे मनु स्मृति हो गया, वो याद रखा जाता था, स्मृति भी बहुत ज़्यादा हुआ। श्रुति में संहिता हुआ मतलब कि उसको सुन के कोई आदमी बोला और उसके बाद उसको सुन के दूसरे आदमी ने मतलब रूपांतर हो गया और बाद में इसको जोड़ा गया। अब स्रोत में भी क्या होता है कि यहाँ विरोधाभास देखने को मिलता है। अब क्या विरोधाभास देखने को मिलता है स्रोत में, वो देखते हैं। एक तरफ जो साहित्यिक स्रोत है, जितना भी वेद है, वो सभी बताते हैं कि ऋग्वेद आर्य जो थे, ऋग्वेद आर्य क्या हुआ कि इसकी मतलब कि भव्यता की ओर संकेत करता है। और दूसरी तरफ PGW जो है वो बताता है कि इतना भव्य था ही नहीं, ये आरंभिक अवस्था में था। तो किसकी बात माना जाए, या साहित्य की बात माना जाए या पुरातत्व की बात माना जाए। इससे पहले हमने जितनी भी सभ्यता पढ़ी है उस सभ्यता में देखा गया है कि सिर्फ हमारे पास पुरातात्विक स्रोत था, और उसके आधार पर हमने उस समय के मतलब कि जो भी वर्णन हो सके, आर्थिक क्रिया की वर्णन हो सके, वो जीवन या समाज के बारे में वर्णन हो सके, तो जो पुरातत्व के आधार पर जो भी हमें मिला उसके आधार पर हमने वर्णन कर लिया।
लेकिन जब तक साहित्यिक स्रोत नहीं मिलेगा तब तक, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताते हैं कि बहुत सारा चीज़ ऐसा है जब क्या करेंगे कि लिपि जब तक उसके बारे में नहीं पढ़ा जा सके, जब तक नहीं पढ़ा जा सका है तब तक उसके बारे में अभी जानकारी अधूरा है। जिस समय लिपि पढ़ी जाएगी उस समय हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में और भी जानकारी मिलेगी। तो हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता में आपको दिखाई पड़ेगा, हो सकता है कि आगे जाकर ये चेंज भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ जो दिखाई पड़ रहा है कि लगभग मतलब कि आप कह सकते हैं कि पहले शुरू हुआ नवपाषाण काल और अचानक हड़प्पा सभ्यता में हम नगरीकरण पर पहुँच गया और बाद फिर नीचे आ गया, उसके बाद फिर धीरे धीरे नगरीकरण की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो हमारे सभ्यता की क्रम लगभग उल्टा दिखाई पड़ रहा है कि हम यहाँ सबसे पहले समृद्ध हो गए, उसके बाद हम धीरे धीरे क्या हुए कि ग्रामीण व्यवस्था में आ गए, उसके बाद धीरे धीरे शहरीकरण की ओर बढ़ेंगे जब महाजनपद काल आएगा। तो यहाँ विरोधाभास देखने को भी मिलता है। अब क्यों देखने को मिलता है, जैसे हम साहित्यिक स्रोत के आधार पर ही देखेंगे तो आपको हम अभी तुरंत बताएं कि जो ऋग्वेद है उसको श्रुति संहिता कहा जाता है। श्रुति मतलब सुन के आगे बढ़ा है, तो इसमें प्रामाणिकता की अभाव हो जाती है। इससे पहले हम बताए थे कि हड़प्पा सभ्यता और वैदिक सभ्यता को आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। आदि ऐतिहासिक काल में रखने का कारण यही है कि साहित्यिक प्रमाण इसका जुट नहीं पाया है, यानी साहित्यिक प्रामाणिकता का अभाव है। यहाँ पर प्रामाणिकता के अभाव होने के कारण इसको अभी भी आदि ऐतिहासिक काल में रखा जाता है, क्योंकि दोनों में मैच खाता ही नहीं है। तो अब श्रुति संहिता है तो इसमें तो उतनी प्रामाणिकता, जैसे एक जिक्र किया गया है कि इसमें बताया गया ऋग्वेद में बताया गया कि 2 से लेकर 7 तक जो मंडल है, ऋग्वेद में 10 मंडल है, तो 10 मंडल में 2 से 7 तक मंडल है वो उसको पुराना बताया गया है। और कहा गया कि 1, 8, 9 और 10 जो है वो बाद में जोड़ा गया है, यानी 6 पक है। तो इसमें प्रामाणिकता का अभाव अब दिखाई पड़ रहा है कि 1 पहले से 1 बाद में जोड़ा गया है, 2 से 7 तक पहले लिखा गया। तो जहाँ तक 10वें मंडल की बात है, जिसमें हम आगे बात करेंगे कि जाति व्यवस्था के बारे में बातचीत किया गया है, तो वो ऐसा हो सकता है कि उसकी मतलब कि उस चीज़ को पुराना सिद्ध करने के लिए, प्राचीन सिद्ध करने के लिए ऐसा किया गया हो जाति व्यवस्था को। तो यहाँ प्रामाणिकता का प्रश्न उठ खड़ा होता है कि प्रामाणिकता है ही नहीं इसमें, तो हम कैसे इस पर विश्वास करें। तो तब पर भी हमें जानकारी के रूप में मुख्य रूप से हमें साहित्यिक स्रोत के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि पुरातात्विक स्रोत उतना जानकारी नहीं दे पाता है, सीमित मात्रा में इसकी जानकारी मिल पाती है। तो इसके लिए हम पुरातात्विक स्रोत के ऊपर ज़्यादा नहीं जाते हैं, लेकिन कुछ समानताओं के आधार पर हम क्या कर रहे हैं कि चित्रित धूसर मृद्धमान जो है उसको हम ऋग्वेद काल से जोड़ते हैं। तो ये हो गया कि आर्य संस्कृति की परिचय। अब अगला प्रश्न अगर आप देखेंगे कि ये अगला प्रश्न, ये तो स्रोत हो गया कि स्रोत में हम क्या देख रहे हैं कि साहित्यिक स्रोत हो गया, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत हो गया, दोनों में क्या क्या अभाव है। इस पर आपको कुछ प्रश्न बन सकता है। प्रश्न क्या बनेगा मेंस के लिए, क्योंकि पीटी के लिए तो प्रश्न बनता ही है, आप लोग पढ़ते ही भी रहते हैं। मेंस के लिए क्या प्रश्न बन सकता है, क्योंकि प्रश्न उत्तर साथ में करते जाना भी ज़्यादा उचित रहेगा। मेंस के लिए क्या प्रश्न बन सकता है कि जैसे कि आप ऋग्वेद के आधार पर या वेद के आधार पर उस समय के आवास के बारे में बताइए। या वैदिक काल के सीधे लिखिए, वैदिक काल के आवास के बारे में बताइए, मूल्यांकन कीजिए, कोई भी हो उसका भी आंसर दे देंगे। इससे पहले जो प्रश्न लिखा गया है, क्योंकि इस प्रश्न में ब्रॉड है, मतलब कि इसमें 2 सवाल आ जाता है, इसलिए हम ऐसा प्रश्न लिखें, उसका भी आंसर हम दे देंगे। तो वैदिक काल के आवास के बारे में बताइए। तो वैदिक काल का आवास किस प्रकार था?
आवास समझ रहे हैं कि अब यहाँ दो प्रकार दिखाई पड़ता है। यहाँ पर देखेंगे आप साहित्य, साहित्य क्या कह रहा है और पुरातत्व क्या कह रहा है। साहित्य देखेंगे कि साहित्य जो बता रहा है इसमें कि यहाँ भव्य इमारत था। जैसे साहित्य में हम क्या कहें, महाभारत की बात करें, महाभारत आप पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो उसमें भव्य इमारत के बारे में बातचीत कर रहा है। वही पुरातत्व क्या बता रहा है कि इस समय जो है जो वैदिक आर्य है वो आरंभिक अवस्था में था, आवास निर्माण के आरंभिक अवस्था में दिखाई पड़ता है। क्योंकि वैदिक आर्यों का आगमन किस तरफ से हुआ, मध्य एशिया की तरफ से हुआ है। और धीरे धीरे ये शुरू में क्या थे कि ये अर्ध खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे और धीरे धीरे ये नगरीकरण की तरफ बढ़ा और धीरे धीरे इसमें अस्थायित्व की भावना आई जब कृषि का धीरे धीरे विकास होना शुरू हो गया। ये पुरातत्व बताता है। लेकिन साहित्य में क्या होता है कि यहाँ भव्य इमारत शुरू से ही जिक्र किया गया है। तो दोनों यहाँ जो है साहित्यिक स्रोत है, उसके बाद पुरातात्विक स्रोत है। दोनों अलग अलग प्रकार की व्याख्या हमें प्रस्तुत करता है। इसमें अगर साहित्यिक स्रोत में अगर देखना होगा तो साहित्यिक स्रोत में आप जिक्र कर सकते हैं, महाभारत हो गया, रामायण हो गया। वेद में भी बहुत जगह दिखा है भव्य इमारत की ओर संकेत करते हुए दिखाई पड़ रहा है। वही पुरातत्व तो हमें बता ही नहीं रहा है कि यहाँ पर भव्य इमारत कभी रहा होगा। तो किसका बात माना जाए। जैसे पुरातत्व में कुछ उत्खनन हुआ है, जैसे भगवानपुरा हो गया, दधेरी हो गया, नागर हो गया, कटपालन हो गया। यहाँ सब खुदाई करने के बाद देखा गया है कि दो चरण दिखाई पड़ता है यहाँ पर आवास निर्माण का। पहला चरण में देखा गया कि गोलाकार कहीं कहीं दिखाई पड़ रहा है आवास, कहीं कहीं वर्गाकार दिखाई पड़ रहा है, आयताकार दिखाई पड़ रहा है। और धीरे धीरे विकास हुआ है। उत्तर वैदिक काल में आने के बाद जो मध्य गंगा मैदान पर जब इन लोगों ने आके क्या किया कि निवास स्थल स्थापित किया, तब जाके धीरे धीरे देखा जा रहा है कि आवास का धीरे धीरे विकास हो रहा है। जब कृषि का विकास, यानी अस्थायित्व की भावना जब तक नहीं आएगी तब तक आवास क्यों बनाया जाए। जब तक कृषि का विकास नहीं हो जाता तब तक आवास बनाने की कोई बात हो ही नहीं सकती है। और ऋग्वेद में तो यहाँ बताया जा रहा है कि शुरू में क्या था कि ये लोग पशुपालन थे। क्योंकि पशुपालन का जिक्र इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें देखा गया कि गाय का जो शब्द की चर्चा है विभिन्न शब्दों में देखा जाए तो 176 बार मिलता है। उसके बाद बैल की चर्चा 170 बार लगभग किया गया है। तो यहाँ एक प्रकार के पशुपालन की स्थिति को दर्शा रहा है। कृषि की चर्चा उतनी बार नहीं की गई है। तो मुख्य रूप से जो वैदिक साहित्य के लोग थे उसको पशुपालक माना जाता है। तो पशुपालक थे, जब तक अस्थायित्व की भावना आया ही नहीं तब तक भव्य इमारत की विकास कैसे हो गया। तो दोनों अलग अलग क्या कर रहा है कि अलग अलग जानकारी प्रस्तुत कर रहा है। हम पहला प्रश्न लिखे थे कि वेद के आधार पर उस समय के क्या किया जाए कि उस समय के आवास के बारे में बताइए। कुछ समय पहले 2-3 साल पहले यूपीएससी में एक जीएस में प्रश्न था कि दक्षिणी साहित्य जो है उसके आधार पर उस समय के समाज के बारे में बताइए। यहाँ जो हम साहित्य की बात कर रहे हैं, मूल रूप से जो साहित्य जीएस में प्रश्न पूछा गया था, ये ऑप्शनल की बात नहीं कर रहे हैं, जीएस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो वेद क्या है, वेद भी सभ्यता और संस्कृति में ही आता है। ये नहीं है कि वेद ऑप्शनल वाला को पढ़ना ही है, साथ में जीएस वाला भी जान लीजिए कि ये क्योंकि हम वैदिक संस्कृति लिखते हैं, वैदिक सभ्यता लिखते हैं। जिस प्रकार हम हड़प्पा के बारे में बातचीत कर रहे थे, उसी प्रकार यहाँ भी क्या है कि ये भी एक प्रकार की सभ्यता है। तो जीएस में तो इसको पढ़ना ही है। तो वेद के आधार पर आप देखेंगे तो वेद के आधार पर भी दिखाई पड़ रहा है कि वेद में जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद में शुरुआती चरण दिखाई पड़ रहा है पशुपालन का। उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे क्या हो रहा है कि भव्य इमारत की ओर दर्शा रहा है। ऋग्वेद में दिखाया जा रहा है कि जो व्यक्ति है वो अर्ध खानाबदोश की अवस्था के जैसा प्रतीत होता है। युद्ध के बारे में वर्णन किया जा रहा है, लेकिन जिसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की संस्था जो है ऋग्वेद में, वो सभा समिति के बारे में जिक्र किया गया है। और उस समय जो है कि क्षेत्र मतलब कि क्षेत्र आधारित कोई भी समाज नहीं हुआ करता था, जन आधारित यानी लगभग 20-30 की टोली में लोग चलते थे। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अस्थायित्व की भावना आ रही थी, कृषि का विकास हो रहा था, तो इसलिए इस समय समाज में अस्थायित्व की भावना आने के कारण ही आवास में
क्या हो रहा है कि आवास धीरे धीरे आवास निर्माण की प्रक्रिया धीरे धीरे तेज हो रही है। तो दोनों ऋग्वेद हो गया और उत्तर वैदिक काल के जितना भी ग्रंथ है वो दोनों क्या कि ये एक प्रक्रिया को दर्शा रहा है कि आवास निर्माण की प्रक्रिया इस क्रम में आगे बढ़ा। तो दोनों वेद के आधार पर आप उस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। जो मतलब कि लाइन लगे वो सटीक लगे, क्योंकि बहुत कम शब्दों में कहा जाता है, बहुत बड़ा बात करने के लिए एक मूलभूत समझ की बात किया जाता है। और जो भी मेंस की राइटिंग होती है तो मूलभूत समझ विकसित करना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। कुछ दिन पहले एक और प्रश्न आया था। प्रश्न ये था कि पुरातत्व आर्य को नहीं जानता है, केवल साहित्य ही आर्य को जानता है, टिप्पणी कीजिए या मूल्यांकन कीजिए। लगभग 11-12 में लगभग यूपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया। ये ऑप्शनल का पेपर का क्वेश्चन था। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पुरातत्व वैदिक आर्य को नहीं जानता है, केवल साहित्य ही वैदिक आर्य को जानता है। अब दोनों अलग प्रकार देखते हैं। साहित्य एक प्रकार के बता रहा है कि साहित्य जो है वो वैदिक आर्यों के बारे में वर्णन कर रहा है। वर्णन करते हुए बता रहा है कि इसका भव्य इमारत था, ये यहाँ आक्रमण किए, ये युद्ध कर रहे थे। उसके बाद एक और साहित्य बता रहा है, साहित्य में बता रहा है कि हाँ, मतलब कि हड़प्पा के लिए हड़प्पिया शब्द का प्रयोग किया गया है और बताया गया कि इंद्र जो है वो पुरंदर है और तुर्क तोड़ने वाला बताया। यानी एक प्रकार से हड़प्पा सभ्यता के विनाशक के रूप में दिखाया जा रहा है। दूसरा स्थिति भी साहित्य में ही नजर आती है कि एक प्रकार के समन्वय दिखाई पड़ रहा है। समन्वय यही दिखाई पड़ रहा है कि साहित्यिक स्रोत में बहुत सारा शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत है, वैदिक संस्कृत में बहुत सारा शब्द जो है वो मुंडा और द्रविड़ व्युत्पत्ति के शब्द भी मिल रहे हैं। तो उसमें आर्य आक्रमण की सिद्धांत तो दिखाया जा रहा है, जिसके आधार पर एक ब्रिटिश विद्वान मार्टिमर व्हीलर है, तो उन्होंने आर्य आक्रमण की सिद्धांत ही दे डाली। बताया गया कि आर्य उधर से आक्रमण किए पश्चिम की तरफ, पश्चिम की ओर इशारा करना भी एक मतलब कि एक प्रकार की कह सकते हैं कि स्वार्थ रहा होगा, क्योंकि अंग्रेज भी हम लोग के पश्चिम में था। वो अपने आक्रमण को मतलब कि ब्रिटिश अधिपत्य को क्या कि सही साबित करने के लिए ऐसा कर रहा था ब्रिटिश, क्योंकि इतिहास लेखन की प्रक्रिया भी उसी समय हुआ है, क्योंकि अंग्रेज को उस समय के समाज के बारे में सही से जानकारी था ही नहीं। इसलिए उन्होंने मतलब प्राचीन इतिहास को देखकर प्राचीन इतिहास को संग्रहित करने का प्रयास किया ताकि क्या हो सके, यहाँ के समाज के बारे में सही से समझ सके। इसी के तहत में 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था, जो एक प्रकार एक प्राच्यवादी इतिहासकार थे, जिसके बारे में हम जिक्र कुछ देर पहले किए थे। तो साहित्यिक स्रोत हमें वैदिक आर्य के बारे में पूरी तरीके से बता रहा है। साहित्य में ही बताया जा रहा है कि यहाँ से मतलब कि मध्य एशिया से तरफ से मतलब कि मध्य एशिया के जो भी है नदी उसके बारे में जिक्र करते हुए भारत की तरफ नदियों का जिक्र मिलता है उसमें। वही पुरातत्व देखा जाए तो पुरातत्व जो साहित्य बता रहा है, भव्य इमारत बता रहा है, लड़ाई बता रहा है कि लड़ाई करके हम आक्रमण करके आया है। लेकिन यहाँ पुरातत्व कह रहा है कि पुरातत्व यानी PGW के साथ BRW भी संस्कृति मिल रही है, यानी मृदभान संस्कृति, यानी काला और लाल मृदभान जो है वो चित्रित दूसरे मृदभान के साथ मिल रहा है। लग रहा है कि दोनों मतलब कि साथ रहे हैं। क्यों वैदिक सभ्यता जो है, आर्य जो है, यहाँ तो एक प्रकार के आक्रमण की थ्योरी दी जा रही है कि जैसे बहुत सारा जो है मतलब कि यहाँ पे दास और दस्यु शब्द में आप लोग देखेंगे कि जो आर्य शर्मा लिखते हैं दस्यु, यहाँ दस्यु हत्या की बार बार जिक्र मिलता है कि दस्यु हत्या उस समय के मतलब कि आर्य आक्रमण किया गया और बहुत सारे राजाओं का युद्ध चला, जिसमें दशराग्य युद्ध भी ज़्यादा नामी है, जो पृष्णी नदी यानी जो रावी नदी कहा जाता है पृष्णी नदी को, उस समय के वर्तमान नाम रावी नदी है, उस समय पृष्णी नदी उसको कहा जाता था। तो पृष्णी नदी के तट पर वो लड़ा गया था। तो दस्यु हत्या की बार बार जिक्र मिलता है और दस्यु का जो बताया गया है कि दस्यु जो है यहाँ के मूल निवासी था। इसमें भी विरोध आ जाता है कि आप अगर सही से देखे होंगे ग्रंथ या कोई भी धार्मिक मूवी देखे होंगे
या वर्तमान समय भी ऐसा चलता है कि जिसको भी कोई हरा देता है तो वो उसका दास बन जाता है। तो इसमें बहुत सारे आर्य भी शामिल होते होंगे, बहुत सारा मूल निवासी भी शामिल होते होंगे। तो यहाँ दास शब्द जो है, दास शब्द का प्रयोग किया गया है, यह सिर्फ आर्य के लिए नहीं, अनार्य के लिए भी था, अनार्य के साथ आर्य का भी था, क्योंकि आर्य राजा भी हारते होंगे जिसके कारण ये स्थिति उत्पन्न हुई है। जैसे महाभारत में जिक्र है कि अपने में सब लड़ाई कर लिया, अपने वंशज में ही लड़ाई करने के बाद पांडव की विजय होती है, कौरव की हार होती है। और कौरव के कोई भी भाई बचता तो उसको दास बना के जरूर रखा जाता। तो यहाँ साहित्य क्या बता रहा है? साहित्य आक्रमण की थ्योरी डाल रहा है कि बता रहा है कि आर्य उधर से आक्रमण किया है। पुरातत्व तो कह रहा है कि उस प्रकार के आर्य को हम जानते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास भव्य इमारत बना ही नहीं था। पुरातत्व तो बता रहा है कि ना भव्य इमारत नहीं बना था, एक कर्मिक विकास चल रहा था इमारत बनाने का। तो इस आधार पर कहा जा सकता है कि केवल साहित्य ही क्या कर रहा है कि वैदिक आर्य को जानता है, पुरातत्व नहीं। इस आधार पर ही कहा जा सकता है कि केवल साहित्य ही वैदिक आर्य को जानता है, पुरातत्व नहीं जानता है। ये हो गया, 2 प्रश्न का आपने हल कर लिया। थोड़ा सा और सोचेंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, धीरे धीरे आपसे भी प्रश्न धीरे धीरे हल होना शुरू हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इतिहास लेखन की प्रक्रिया। लेखन में विवाद, विवाद का मुद्दा। अब वैदिक काल के इतिहास लेखन में विवाद का मुद्दा क्या क्या रहा है? विवाद का मुद्दा अगर देखना हो तो कुछ विवाद के मुद्दा रहे हैं। जैसे यहाँ मतलब कि यहाँ दिखाया जाना है कि आर्य जो थे कहाँ के थे। तो एक मतलब कि आर्य कहाँ के थे इसमें एक बताया गया है कि बाहर से, और दूसरा बताया गया कि भारत से ही थे। यानी एक बता रहा है देशज उत्पत्ति और दूसरा बता रहा है विदेशी उत्पत्ति। विदेशी उत्पत्ति में अधिकतर विद्वानों का सहमत मैक्स मुलर के सिद्धांत से है, जिन्होंने आर्य को मध्य एशिया से आए हुए बताया गया। वही जो कह रहा है बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि इसका उत्पत्ति भारत से ही हुआ है। यहाँ आप आज़ादी की लड़ाई साहित्य में भी दिखाई पड़ रहा है। एक तरफ कह रहा है कि पश्चिम से आया है और दूसरा कह रहा है कि देश में ही उत्पत्ति हुआ। लेकिन यहाँ अतिवादी है, ये शब्द जो है भारत से ही थे, ये अतिवादी है। क्यों अतिवादी है इसको हम देखते हैं कि अगर इसमें इसका अगर भारत से ही इसका प्रसार हुआ होता अन्य देश में तो सबसे पहले इसको दक्षिण भारत में प्रसार करना चाहिए था, उसके बाद पूर्व भारत में होता, उत्तर भारत में, तो उसके बाद उत्तर पश्चिम में होता। लेकिन यहाँ दिखाई पड़ा सबसे पहले उत्तर पश्चिम में ही इसका विस्तार है। बाहर से आया क्योंकि यह स्थापित मत है, बाहर से आया था। बाहर से आने में यानी मध्य एशिया से, मध्य एशिया, मध्य एशिया से आया था। तो मध्य एशिया में देखा जाए, मध्य एशिया में एक जगह बताया ब्रेंडिनिस्तान। ऐसे मध्य एशिया के बारे में अगर देखना हो तो मध्य एशिया जो 5 तान है जो बाद में सोवियत संघ से अलग हुआ है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, जो 5 है, अफगानिस्तान के बगल में अगर देखा जाए तो ये मतलब कि ये अगर भारत बनाया जाए, ये अगर भारत बन गया तो यहाँ लगभग ये बीच ये पाकिस्तान है, उसके बगल में अफगानिस्तान है, और इसके ऊपर जो यहाँ पर है यही है मध्य एशिया। मध्य एशिया यही है।
तो मैक्स मुलर का मानना है कि मध्य एशिया से आया था। अब क्यों कह रहा है? क्योंकि यहाँ जो नदियों का जिक्र है, भूगोल के बारे में नदियों का जो जिक्र है, वहाँ देखा जा रहा है कि सबसे पहले इधर की नदियों की चर्चा है और ज़्यादा नदियों की चर्चा है इधर, और धीरे धीरे सबसे ज़्यादा सिंधु की चर्चा है। और धीरे धीरे क्या हो रहा है कि लगभग मतलब कि यहाँ जो मतलब कि यमुना नदी बहती है, यहाँ से गंगा नदी बहती है, तो यमुना की चर्चा ऋग्वेद में 3 बार मिल रहा है और गंगा की चर्चा 1 बार मिल रहा है। तो इधर की चर्चा ज़्यादा हो नहीं रही है। मूल रूप से देखा जा रहा है कि इस क्षेत्र में मतलब कि शुरुआती समय में वैदिक आर्य आए, और एक प्रकार से कहा जाता है कि ये वैदिक आर्य का पहचान जो है वो घोड़ा से किया जाता है। उसके बाद मतलब कि पहचान का है कि अश्वपालन, उसके बाद आरे वाले पहिए, क्योंकि हमने हड़प्पा सभ्यता में जितना भी पहिया देखा था उसमें आरा नहीं था। आरा मतलब समझते हैं कि जैसे रीम, जिसको रीम इंग्लिश में कहा जाता है, ये चक्का हो गया और ये आरा हो गया इसका। तो आरे वाला पहिया का विकास जो है वो आरे के द्वारा ही किया गया था। तो आरे वाला पहिया का पहचान इससे किया जाता है पशु बलि, क्योंकि पशुपालन करते तो पशु बलि ही करेंगे। तो आरे वाले पहिया है ये। उसके बाद घोड़ा का पालन, तो ये दोनों इसका मतलब कि जिक्र करता है। स्वास्थ्य का चिन्ह तो ऐसे हड़प्पा सभ्यता में भी दिखाई पड़ता है। तो आरे वाला पहिया देखा जा रहा है कि ये जो मध्य एशिया है इसी के पास से आरा वाला पहिया ज़्यादा मात्रा में मिला है और बहुत पहले का मिला है। कुछ और क्षेत्र है, जैसे यहाँ कॉकेकस क्षेत्र कहा जाता है, कुछ पहाड़ियाँ हैं इसके बीच में, जो मतलब कह सकते हैं कि जो काला सागर है और कैस्पियन सागर है उसके बीच के क्षेत्र कॉकेकस क्षेत्र है। इधर ईरान है। तो ये बाहर से आए थे, ये तो सीधे अभी स्थापित मत है, क्योंकि साहित्य इसी प्रकार बता रहा है कि इसका आगमन बाहर से हुआ था, भारत से इसका आगमन नहीं हुआ था। अब दूसरा मामला क्या उत्पन्न होता है कि इसका आगमन मध्य एशिया से हुआ था। दूसरा है कि इतिहास लेखन में विवाद जो दूसरा बनता है, दूसरा है कि यहाँ आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकारा जाए या आवर्जन, आक्रमण का सिद्धांत और आवर्जन का सिद्धांत। तो आक्रमण का सिद्धांत यहाँ स्थापित नहीं हो सका है, क्योंकि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा जो आक्रमण का सिद्धांत दिया गया जिसमें बताया गया कि आर्य जो थे वो सीधे क्या किया कि उस क्षेत्र से मतलब कि आक्रमण करते हुए आए थे, इसलिए इसको नहीं स्वीकार जाता, क्योंकि साहित्य में हो या पुरातत्व जो है उसमें किसी भी प्रकार का मतलब कि अचानक बहुत मात्रा में कबायली समूह का आगमन का दर्शाया ही नहीं गया है। किसी भी पुरातत्व में देखा जाए तो ऐसा नहीं लगता है कि अचानक बहुत सारे व्यक्ति का आगमन हुआ है। ऐसा दिखाया जाता है कि धीरे धीरे कबीला के रूप में धीरे धीरे आगमन हुआ है। जैसे उदाहरण के रूप में देखना होगा कि जो बुगाज कोई का भी लेख मिला है तो उसमें 4 देवताओं का जिक्र किया गया है। इंद्र, वरुण, नासत और मित्र का चर्चा किया गया है, उसमें अग्नि का चर्चा नहीं किया गया है। और साहित्य यहाँ बता रहा है कि अग्नि का संबंध भरत वंश से था। तो भरत यानी मतलब कि जो मिला है बोगाज कोई अभिलेख में, तो उसमें तो कहा है कि उसमें भरत था ही नहीं, और भरत के नाम पर ही भारत का नाम पड़ा है। और एक और बताया गया है कि जो यदु और तुर्बस है, यदु वंश जो है, यदु कबीला जो है और तुर्बस कबीला है, वो बाद में इंद्र के द्वारा लाया गया है। वो साहित्य भी बता रहा है वही। तो यहाँ क्या कर रहा है कि बता रहा है कि धीरे धीरे एक एक करके कबीला क्या हुआ है कि मध्य एशिया से धीरे धीरे क्या हुआ है, आवर्जन के द्वारा यानी माइग्रेशन के द्वारा क्या हुआ है कि भारत में आया है। यहाँ आक्रमण के सिद्धांत को स्वीकारा नहीं जा सकता है। अब प्रश्न इसी पर आ सकता है कि मार्टिमर व्हीलर के द्वारा दिया गया कथन कि आर्य ने भारत पर आक्रमण किया था, आप इस मत से कहाँ तक सहमत हैं? तो इस मत को सबसे पहले स्थापित कर देना है कि मार्टिमर व्हीलर किस आधार पर कह रहे थे। उन्होंने कुछ साक्ष्य दिया था हड़प्पा पर आक्रमण करने का।
कुछ मतलब कि लाश दिखाए थे जिस पे तेज अस्त्र के निशान थे, लगभग 26-27 थे। तो इतना लाश से नहीं कहा जा सकता है। कबराहा एच संस्कृति की बात किया था, लेकिन इतना बड़े मात्रा में अगर कहीं आक्रमण होता है तो थोड़े से मतलब कि क्या कर सकते, थोड़े से लाश दिखाने से तो हो नहीं सकता है। उसके बाद क्या करना है कि उसके आधार पर बता देना है कि ये मतलब कि पुरातत्व भी बता रहा है कि बहुत सारे व्यक्तियों का एक साथ भारत में आगमन नहीं हुआ है उस समय में। उसके बाद आवर्जन के सिद्धांत को ले लेना है कि आवर्जन के सिद्धांत में मतलब कि इस संबंध में मतलब कि आर्य के संबंध में आवर्जन के सिद्धांत को ही स्थापित किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे कबीलों का बाद में आगमन हुआ है और जो उस समय थे आर्य जो थे वो धीरे छोटे छोटे कबीलों के रूप में भारत में आए। इसमें बहुत सारे कबीले शामिल थे, भरत हो गया, पंचाल हो गया ना, कुरु हो गया, ये सब बाद में कबीले धीरे धीरे बन के आए और कबीले से ही पहचान हुआ है, कबीले से ही गोत्र का विकास हुआ, जो आगे हम उत्तर वैदिक काल में पढ़ेंगे जाति व्यवस्था का विकास कैसे हुआ। उदाहरण देना है तो उदाहरण कहें ना कि जो भी मतलब वस्तुनिष्ठ आप जितना भी पढ़ते हैं कि बोगाजकोई में प्राप्त हुआ अभिलेख, तो बोगाजकोई यहाँ उदाहरण इसका बनेगा। उदाहरण देना है कि बोगाजकोई में जो अभिलेख मिला उसमें अग्नि का चर्चा है ही नहीं, और यहाँ साहित्य बता रहा है कि अग्नि का संबंध भरत वंश से है, तो भरत वंश से इसका संबंध है, यानी उसमें भरत कबीला था ही नहीं। तो ऐसा कह सकते कि ये तो सीधे आया, ये वो मतलब कि मध्य एशिया से आर्य का 2 शाखा बटा, एक शाखा सीधे क्या हुआ है कि अफगानिस्तान होते हुए डायरेक्ट भारत में आया, स्वात घाटी होते हुए, और एक ईरान और इराक होते हुए यहाँ आया। तो 2 मत बन जाता है, और साहित्य में ही दर्शाया गया है कि इंद्र के द्वारा यदु और तुर्वस कबीला बाद में आया है। तो ये क्या हुआ कि ये उदाहरण देकर आप क्या कर सकते हैं, आवर्जन के सिद्धांत को स्थापित कर सकते हैं, और अंतिम में यही लिख देना है कि इस आधार पर ऐसा मत स्थापित है कि आर्यों का क्या हुआ था कि कबीलाई समूह में धीरे धीरे भारत में इसका प्रवास हुआ था। आक्रमण के सिद्धांत को नहीं दर्शाना है, क्योंकि आक्रमण के सिद्धांत के जैसे ही दर्शाएंगे तैसे ही हम क्या कर रहे हैं कि ब्रिटिश औचित्य को स्थापित करने के, ब्रिटिश का भारत में आक्रमण यहाँ एक दैवीय संयोग था। जिस प्रकार उपयोगितावादी मतलब कि जो विद्वान, जो भी ब्रिटिश विद्वान थे, पाश्चात्य विद्वान थे, वो स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे कि यहाँ का आदमी सभ्य नहीं है और इसको हम सभ्य करने के लिए यहाँ आए, क्योंकि शुरू में ही आर्य आक्रमण किए, उसके बाद बहुत सारे मुस्लिम शासक ने आक्रमण किया था, उसके बाद मुगलों के द्वारा आक्रमण हुआ है, और बाद में हम लोग आक्रमण किए हैं। मिल्स जो है, मिल्स का काल विभाजन अगर देखेंगे तो मिल्स में बताया गया कि हिंदू काल बता दिया, मतलब प्राचीन काल को, मध्यकाल को मुस्लिम काल, और उसके बाद आधुनिक काल को ब्रिटिश काल की संज्ञा दे दी। तो अलग अलग विद्वान उस समय स्थापित यही करना चाहते थे कि जो जमीन पर लड़ाई हो रही है तो हो रही है, लेकिन साहित्य के माध्यम से भी बहुत सारी लड़ाई लड़ा जा सकता है। तो साहित्य की लड़ाई के कारण ऐसा हो रहा है। तो आवर्जन के सिद्धांत को ही स्वीकारा गया, मार्टिमर व्हीलर के आक्रमण के सिद्धांत को नहीं स्वीकारा गया। अगला है कि अगला आप कह सकते हैं कि नस्ल के बारे में बात होता है कि आर्य एक नस्ल समूह थे या नहीं थे। नस्ल समूह, तो यहाँ हम पहले ही बताया कि आर्य एक नस्ल समूह नहीं थे, क्योंकि ये एक भाषाई समूह था और इसमें विशेष नस्ल का विकास नहीं देखा जा सकता है। ऐसे माना जाता है कि ये आर्य जो थे वो गोरे रंग का था, लंबा लंबा था, बहुत प्रकार की वर्णन की जाती है, लेकिन अभी तक जो स्थापित मत है उस स्थापित मत में आर्य को नस्ल समूह नहीं माना जाता है। भारत में जिस आर्य का आगमन हुआ है ना, आक्रमण नहीं कर सकते हैं। उसके बाद वैदिक काल में लौह का प्रयोग देखना है। लौह का प्रयोग जब से मार्क्सवाद इतिहासकार आया, इससे पहले जितना भी होता था कि इतिहास का लेखन मूल रूप से राजनीतिक लिखा जाता था, सामाजिक में बहुत सारा दृष्टांत नहीं दिया जाता था, मूल रूप से राजनीतिक लेखन ही की जाती थी। लेकिन जब से मार्क्सवादी विद्वान आया तो वो आर्थिक प्रक्रिया को देखा, समाज में किस प्रकार समाज कैसा चल रहा है, अर्थतंत्र से देखने की कोशिश की। तो लौह का प्रयोग कुछ विद्वानों का मानना है कि उत्तर वैदिक काल में, यानी
उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो लौह के प्रयोग के कारण ही क्या हुआ कि इमारत का इतना विकास धीरे धीरे महाजनपद काल में हुआ था। लेकिन अगर ऋग्वेद काल में, ऋग्वेद में देखा जाए तो ऋग्वेद में लोहा के लिए कोई शब्द है ही नहीं, एक अयस शब्द मिलता है, और अयस शब्द का प्रयोग जो है शायद वो लोग तांबा और कांसे के लिए करते होंगे। वही उत्तर वैदिक काल में देखा जाए तो वहाँ श्याम अयस शब्द का प्रयोग मिलता है। श्याम अयस या मतलब कि कृष्ण अयस, इससे लोहा जोड़ा जाता है कि ये शब्द जो है वो शायद लोहा के लिए प्रयोग किया गया होगा। अब दूसरा आता है कि लोहा का प्रयोग किया गया है, तो लोहा का प्रयोग इतना ज़्यादा हुआ कि जिसके कारण लोहा के कारण ही कृषि का विकास हुआ, और कृषि के विकास के कारण ही क्या हुआ कि धीरे धीरे क्या हुआ कि धीरे धीरे जनपद में विकास हुआ। तो लोहे के प्रयोग के कारण ही ऐसा विवाद हो रहा है। कुछ विद्वानों का मानना है कि लोहा के प्रयोग के कारण ही ऐसा हो रहा है, कुछ का मानना है कि मतलब कि उस समय की स्थिति धीरे धीरे ऐसी बनने लगी जिसके कारण क्या हुआ, नगरों का विकास हुआ है। लेकिन अगर वैदिक काल में देखा जाए, खास करके उत्तर वैदिक काल में, क्योंकि ऋग्वेद काल में तो लोहा का प्रयोग देखने को नहीं मिल रहा है, और जितना भी मतलब पुरातात्विक साक्ष्य उस समय मिलता ही है, तो जिसमें लोहा का प्रयोग नहीं देखने को मिलता है उसको ऋग्वेदिक काल से उस पुरातत्व को जोड़ा जाता है, और जिसमें लोहा की जानकारी मिलती है जिसके साथ उसको उत्तर वैदिक काल से जोड़ा जाता है। यहाँ जो स्थापित मत है, स्थापित मत में यही है कि लौह का प्रयोग जो है, लौह का प्रयोग उत्तर वैदिक काल में हुआ है, लेकिन उस समय लोहे का प्रयोग सिर्फ राजनीतिक प्रक्रिया में किया जाता था, कृषिगत प्रक्रिया में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि लोहा का निर्माण उस समय अस्त्र शस्त्र के लिए ज़्यादा किया जाता था, ना कि किसके लिए, ना कि उस समय के कृषि उपकरण के लिए, क्योंकि लोहा का कृषि उपकरण उस समय बहुत कम मात्रा में मिला है। तो इसके आधार पर कहा जा सकता है कि लोहे का प्रयोग उस समय सिर्फ राजनीतिक क्षेत्र में था, ना कि आर्थिक क्षेत्र में। तो ये तो हो गया वैदिक काल का इतिहास लेखन में, ये सभी विवाद देखने को मिलता है, जिसको विवाद का जिक्र करते हुए हमने समझाने की पूरी कोशिश की। आशा है समझ गए होंगे, नहीं समझे होंगे तो वीडियो को दोबारा आप रिपीट कर सकते हैं। बाकी बात तो आपका कमेंट बॉक्स तो खाली ही है। लगता है कि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, वीडियो लंबा बनाने से कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं कि देख नहीं पाते हैं। ऐसा हो रहा था कि हम भौगोलिक विस्तार के बारे में चर्चा कर पाते, क्योंकि भौगोलिक विस्तार के बारे में अगर चर्चा कर लेते तो उसके बाद हमें जो वैदिक काल है उसका विभाजन करके देखने में अच्छा होता, क्योंकि वैदिक काल के विभाजन करके जो उत्तर वैदिक काल का सामाजिक व्यवस्था हो गया, मतलब ऋग्वेदिक काल का सामाजिक व्यवस्था देखते, उसके बाद उत्तर वैदिक काल का साथ देखते हुए चलते, तो विभाजन करते हुए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो कोशिश करेंगे अगले लेक्चर में ही हम भौगोलिक विस्तार को देखेंगे। तब तक आप देख लेंगे कुछ नदियों का नाम जो है, उस समय के नदियों का नाम और इस समय के नदियों का नाम, जैसे प्रोशनी मतलब रावी हो गया, अस्कनी हो गया, चेनाब हो गया, उसके बाद बहुत सारा ऐसा बिपाशा, ब्यास हो गया, ये सब प्रकार की नदियां हैं। कुछ देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव, ताकि आपको आगे समझने में आसान हो। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।